ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वै दिशावहि। ओम शांति शांति शांति। हे सर्वरक्षक प्रभो, हम दोनों गुरु एवं शिष्य की रक्षा कीजिए, हमें आनंद का पान कराइए, हम दोनों में शक्ति का आधान कीजिए, हमारा ज्ञान राष्ट्रहित में तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष ना करें, विरोध ना करें, अपितु अत्यंत प्रेम से पढ़ें व पढ़ाएं। हमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति 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 ही। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज इतना सुबह जल्दी आप सबके सामने ये वीडियो लेकर आने का एक विशेष कारण है और उसकी वजह इस वीडियो के अंत तक धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगी। और आज मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की है कि जिस प्रकार रामानुजन और हार्डी का आपस में गुरु और शिष्य का बड़ा ही मधुर संबंध था, इसी प्रकार माँ सरस्वती मेरे जो अध्यापक हैं, मेरे जो टीचर्स हैं और मैं जिनका अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर, एक गाइड बनकर जिन बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, हम सब का आपस का मधुर का संबंध हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी माँ सरस्वती से ये कामना है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वै दिशावहि। ओम शांति शांति। ऐसी ये मेरी प्रार्थना। माँ सरस्वती ज़रूर इस पर हम सबको आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी बड़ी आस्था है माँ सरस्वती के आशीर्वाद में। मैं अपनी बड़ी भूमिका मानता हूँ। जो कुछ भी मैं सीखता हूँ, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, उन सब में माँ सरस्वती का बड़ा अतुल्य योगदान है। चलिए, तो आज अपन रामानुजन के जीवन से जुड़ी हुई इस कड़ी में रामानुजन के जीवन को लेकर अंतिम पड़ाव में पहुँचे हैं। आज का ये हमारा वीडियो रामानुजन की श्रृंखला का शायद अंतिम वीडियो होगा। अब क्या होता है रामानुजन के जीवन में, आगे देखिएगा। जिस समय रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे, ठीक उसी समय क्या होता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि रामानुजन का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। जब रामानुजन का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होता है तो इस परिस्थिति को देखते हुए हार्डी ने सोचा क्यों न अब इसके वापस भारत भेजने का प्रबंध करना चाहिए। रामानुजन ने तुरंत तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन हार्डी ने उनके जीवन का फैसला ले लिया। हार्डी ने उनके जो मद्रास विश्वविद्यालय था, उस मद्रास विश्वविद्यालय के उस समय के रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय में एक रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, उनके मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार फ्रांसीसी ड्यूबरी को एक पत्र लिखा और फ्रांसीसी ड्यूबरी को ये कहा कि मैं अगर रामानुजन को ये कहूँगा कि आप हिंदुस्तान लौट जाओ तो वो सोचेंगे इसमें मेरा कोई स्वार्थ है और वो शायद हो सकता है मेरी बात इतना जल्दी माने भी नहीं। तो क्यों न कुछ आप ऐसा प्रबंध कीजिए, आप वहाँ से इनको यहाँ बुलाइए ताकि रामानुजन को कोई ऐसी भी परेशानी ना हो कि भाई मेरे कहने पर रामानुजन भारत जा रहे हैं और रामानुजन को ये भी ना लगे कि मुझे कोई स्वार्थ है इसमें। ड्यूबरी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मद्रास विश्वविद्यालय की तरफ से मैं रामानुजन के यहाँ वापस बुलाने का प्रस्ताव रामानुजन को भेजता हूँ और पहले मैं उनके परिवार से आपस में बातचीत कर लेता हूँ।
जब ड्यूबरी ने उनके माताजी से बात की तो माताजी को बताया कि उसका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है और अब थोड़ा सही भी हो रहा है धीरे धीरे, तो क्यों न उनको वापस भारत बुला लिया जाए, तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद वो वापस चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके माताजी ने भी परमिशन दे दी कि ठीक है, अगर रामानुजन आना चाहता है तो आ जाएगा। जब ड्यूबरी ने रामानुजन को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि रामानुजन, आप कुछ समय भारत लौट आइए, यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, और जैसे जैसे अगर आप यहाँ रहकर भी काम करना चाहोगे तो मद्रास विश्वविद्यालय आपकी पूरी सहायता करेगा। ड्यूबरी का पत्र पहुंचा रामानुजन के पास। रामानुजन ने उस पत्र को देखा और रामानुजन ने भी ये फैसला कर लिया था कि अब लंदन जैसे इस शहर में अपन बीमार हैं, अकेले रहते हैं, अनेक परिस्थितियां थी, और उस दौरान रामानुजन को सबसे ज़्यादा चिंता होती थी जानकी की। पता नहीं जानकी कहाँ होगी, किस परिस्थिति में होगी, ये सब वो चाहते थे। और उन्होंने में यहाँ तक कि अपनी माताजी को एक पत्र में ये भी लिखा था कि कुछ समय के लिए जानकी को वहाँ भेज दिया जाए, लेकिन उनकी माताजी ने इसकी जानकारी जानकी को दी ही नहीं थी। जब रामानुजन ये सब बातें विचार कर रहे थे, उस पत्र पर विचार कर रहे थे, उसी समय रामानुजन ने सोच लिया था कि हाँ, अब अपने को हिंदुस्तान वापस जाना है। उन्होंने ड्यूबरी को परमिशन दे दी कि ठीक है, हम भारत आ रहे हैं और आप हमारे आने की व्यवस्थाएं कर दीजिए। ड्यूबरी ने उधर से हार्डी को पत्र लिख दिया कि ठीक है, रामानुजन आने के लिए तैयार हो रहा है। इधर हार्डी ने भी उनकी सहायता की, और हार्डी ने उस समय तक उनके लिखे हुए जितने भी अच्छे आर्टिकल थे, जितनी भी उनकी खोज थी, जितने भी अच्छे शोध कार्य थे, रामानुजन से अच्छे तरीके से तैयार करवाए। उनकी प्रतिलिपियां अपने पास रखी ताकि अगर इनकी किसी भी प्रकार हेल्प भी करनी पड़ेगी अपने को यहाँ से, तो अपन कर सकते हैं। हार्डी ये सोचते रहे। हार्डी ने भी उनसे पूछा कि क्या हिंदुस्तान जाने की तैयारी कर रहे हो, तो रामानुजन ने कहा हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब स्वास्थ्य थोड़ा सुधार कर रहा है, और क्यों ना हिंदुस्तान जाकर मेरे स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार हो, तो मैं यहाँ से हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। इसी समय अच्छी खबर उनके लिए ये आई कि नवंबर 1918 में, यानी लगभग 11 नवंबर 1918 की डेट आती है, उस दिन प्रथम विश्व युद्ध के समापन की घोषणा हो गई। रामानुजन के लिए और अच्छा हो गया, अब हिंदुस्तान वो जल्दी आ पाएंगे। और ये बात जब पता चली उनको तो बड़े खुश हुए। हार्डी को कहा कि अब मुझे जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान भेजने की तैयारी की जाए। प्रथम विश्व युद्ध में दिक्कत ये थी कि उस समय भी वो आ सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं आ सकते थे, इसके पीछे एक बड़ी समस्या ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के चलते हुए समुद्र में किसी भी जहाज़ को आने की परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब प्रथम विश्व युद्ध अगर समाप्त हो गया तो अब जहाज़ भी समुद्र में चल सकेंगे और उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सब तैयारियां पूरी हो गई। मार्च के महीने में उनका टिकट बनकर तैयार हो गया। मार्च 1919 हिंदुस्तान आने का रास्ता उनका प्रशस्त हो गया। उन्होंने चलने से पहले इधर समाचार कर दिया था, तो अब घर में भी उनके खुशियों का माहौल था कि भाई रामानुजन वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं। उनके दोस्तों में भी बड़ी अजीब प्रकार की खुशी थी। जिस दिन रामानुजन वहाँ से रवाना हो रहे थे, लगभग 16-17 मार्च के आसपास की बात है, 16-17 मार्च 1919 की बात है। जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो हार्डी उनको छोड़ने आए। नोवा जहाज़ था, उस नोवा जहाज़ में रामानुजन को बैठाया और वहाँ से प्रस्थान किया। दोनों तरफ माहौल ऐसा ही था। जब कुछ दिन हार्डी के वहाँ रहे रामानुजन, तो आपस में दोनों में अच्छी मित्रतावत व्यवहार हो गया था, और उस मित्रता भरे वातावरण में अब दोनों के बिछुड़ने का वक्त भी आ चुका था। किसी को मालूम नहीं था, ना रामानुजन को मालूम था, ना हार्डी को मालूम था कि यह अपनी अंतिम मुलाकात है। इसके बाद ना रामानुजन अपन से मिल पाएगा, ना रामानुजन दोबारा कभी इस लंदन की धरती पर दोबारा अपने कदम रख पाएगा। ये नहीं जानते थे वो दोनों लोग। मगर सब कुछ समय की नज़ाकत है।
27 मार्च 1919 के दिन रामानुजन उस नोवा जहाज से चेन्नई तट पर उतरे। उधर उनके भाई लक्ष्मी स्वामी और नारायण अपनी माताजी के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। रामानुजन ने जहाज से उतरते ही उन तीनों लोगों को और अपने कुछ मित्रों को देखा तो और कुछ नहीं पूछा, लेकिन ये बात उन्होंने सबसे पहले पूछी, जानकी कहाँ है। लेकिन रामानुजन की माता ने रामानुजन को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रामानुजन ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस बात को पूछा, लेकिन रामानुजन की माँ ने ये कहकर उस बात को बार बार टाल दिया कि वो भी तेरे को पता चल जाएगा, वो भी तेरे को पता चल जाएगा। अब रामानुजन ने भी बार बार इस बात को और नहीं दोहराया। रामानुजन समझ गए कि हाँ, वो शायद अपने भाई के पास ही होगी अभी तक, और रामानुजन को इस बात को समझने में तो कोई देर नहीं लग रही थी कि हाँ, उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती नहीं है। अब रामानुजन अपने घर पहुँचे। उनकी माताजी ने खाने की उनकी व्यवस्थाएं की। जब ये सब कुछ चल रहा था तो लेकिन रामानुजन जानकी के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन रामानुजन की माताजी ने जानकी तक को भी इस बात का समाचार नहीं दिया कि रामानुजन हिंदुस्तान लौट आए हैं। रामानुजन के छोटे भाई ने सब जगह इस चीज़ को प्रचारित कर दिया कि रामानुजन जो रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं वो हिंदुस्तान लौट आए हैं। उनके जानकारों में और इसके आसपास, चेन्नई के आसपास क्षेत्र में और सब जगह जो उनको जानते थे वहाँ सब जगह खुशी की लहर थी। हिंदुस्तान आने के बाद रामानुजन का अनेक जगह सम्मान किया गया। उनको एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखने लगे। अब उनके छोटे भाई ने जानकी के पास भी एक पत्र भेजा और जानकी को बताया कि रामानुजन हिंदुस्तान लौट आए हैं और आप जल्दी यहाँ लौट आइए, क्योंकि रामानुजन आपको लेकर बड़े उत्साहित हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बस जानकी को और क्या चाहिए था, जानकी इसी बात की इंतज़ार में थी। हालांकि जानकी ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी कि रामानुजन हिंदुस्तान लौट आए हैं, मगर बिना बुलाए वो कैसे आती वहाँ। तो उनके भाई के बुलाने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने भाई के साथ चेन्नई, मद्रास, जहाँ रामानुजन रहते थे वहाँ आ गई। अब वो रामानुजन के साथ रहने लगी। कुछ समय उनका व्यतीत हुआ कि उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब रहना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनको क्षय रोग यानी टीबी का रोग तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ आने के बाद अब धीरे धीरे वापस स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो चुका था। जानकी उनकी शुश्रूषा हमेशा किया करती थी, लेकिन रामानुजन पता नहीं क्यों किसी भी डॉक्टर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो एक चिड़चिड़े स्वभाव के हो चुके थे उस बीमारी के दौर में। बार बार लोग उनसे मिलने आते, रामानुजन भी मिलते। अब मद्रास विश्वविद्यालय में भी उनकी अच्छी पहचान बन चुकी थी। सब लोग उनको जानने लगे थे मद्रास विश्वविद्यालय में। और मद्रास विश्वविद्यालय ने भी एक अच्छी पहल की। पहल ये की कि रामानुजन को अपने मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। अब रामानुजन जो रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, जो ट्रिनिटी विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी करके आए हैं, वो अब मद्रास विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर काम करने लग गए। मगर मद्रास विश्वविद्यालय ने उनकी स्कॉलरशिप और उनकी आमदनी तो स्टार्ट कर दी, मगर रामानुजन ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वापस मद्रास विश्वविद्यालय को लिखा कि स्वास्थ्य जब तक सही नहीं हो पाता मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा, मगर मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है मेरे द्वारा मैं मद्रास विश्वविद्यालय को जो भी लाभ दे सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा।
धीरे धीरे वो प्रयास भी करने लगे। और एक अच्छे इंसान की क्या पहचान होती है ये भी देखिए। मद्रास विश्वविद्यालय से उनको कम से कम 250 पौंड के आसपास की छात्रवृत्ति मिला करती थी उस समय। वो कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने लिए छात्रवृत्ति रख लेते थे, जितना खर्चा स्वयं का चलता। इसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जितने पैसे मेरे पास अब बचते हैं, मैं क्यों न प्रयास करके ये सब पैसे वापस मद्रास विश्वविद्यालय को दे दूं। और उन्होंने वहाँ के रजिस्ट्रार फ्रांसिस ड्यूबरी को दोबारा पत्र भेजा और ड्यूबरी को कहा कि आप जो छात्रवृत्ति मुझे देते हो वो सही है, मेरा उससे कुछ परिवार का खर्चा और मेरी पढ़ाई का कुछ खर्चा जो मैं मेरे शोध कार्य पर लगाता हूँ उस पर खर्च करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे ऐसे बच जाते हैं जिनका मैं कोई उपयोग नहीं करता हूँ। तो क्यों न इन सब पैसों का उपयोग आप मद्रास विश्वविद्यालय में, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में कुछ अच्छे बच्चे जो कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने में, उन बच्चों की शिक्षा में इन पैसों का आप उपयोग कर सकते हो। ऐसा काम कोई बड़ा दिल वाला इंसान, कोई अच्छा नेक इंसान ही कर सकता है। और उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति में से बचे हुए सारे पैसे मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार फ्रांसिस ड्यूबरी को सौंप दिए। और वो हमेशा करते थे ऐसे, गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए हमेशा आगे आते थे, जितनी अपनी छात्रवृत्ति बच जाती उसका। घर में हालांकि उनके कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी ऐसा किया करते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि रामानुजन ने स्वयं अपनी जिंदगी में ऐसे क्षण देखे थे जिस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो दौर देखा था रामानुजन ने। व्यर्थ खर्च करना तो बहुत मुश्किल की बात थी रामानुजन के लिए। अब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था रामानुजन का। क्षय रोग के कारण उनके शरीर में अंदर पूरे दिन जलन रहती थी। उनकी पत्नी जानकी उनकी बहुत हेल्प करती थी, कभी कुछ खिलाती, कभी कुछ पिलाती, कभी चम्मच के सहारे उनके मुंह में भोजन डालती। मगर रामानुजन का व्यवहार अब दिन प्रतिदिन बड़ा खराब होता जा रहा था, चिड़चिड़े होते जा रहे थे। जानकी के साथ भी कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे वो, मगर जानकी बड़ी विनम्र भावना से उनकी सेवा करती थी, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती थी। अब धीरे धीरे रामानुजन के स्वास्थ्य में और ज़्यादा गिरावट आनी शुरू हो जाती है। सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कम से कम 7 से 8 डॉक्टर उनके स्वास्थ्य को देख चुके थे, मगर रामानुजन किसी भी डॉक्टर की दवाई को रोजाना लेने के काबिल नहीं थे, ना लेते थे। वो डॉक्टरों के साथ खराब व्यवहार करते थे, उनको कहते थे कि आप मेरे को सही करना ही नहीं चाहते हो, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं हो, मुझे ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हो, उनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब आप भी जानते हो, क्षय जैसा रोग हो, दवाई का निश्चित समय ना हो, निश्चित मात्रा ना हो, तो वो कैसे ठीक हो पाते। अब वो घड़ियां नज़दीक थी और वो दिन आया भी। रामानुजन सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। सब लोग उनसे बातें करते थे, वो भी करते थे, लेकिन अधिक नहीं बोलते थे उस समय भी। आज का दिन, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, वो दिन है 26 अप्रैल 2020 और एक वो समय था 26 अप्रैल 1920। लगभग दोपहर का समय रहा होगा। रामानुजन ने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और पूरे शरीर में बड़ी जलन सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है अंदर से पूरा शरीर जल रहा है। रामानुजन की पत्नी
खिचड़ी या चावल बनाकर उनको चम्मच के सहारे धीरे धीरे खिला रही थी। अब बैठने की भी हिम्मत नहीं थी रामानुजन की। वो उनके साथ बात करना चाह रही थी, लेकिन रामानुजन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। रामानुजन ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उससे पहले अपनी पत्नी को ये तक कहा रामानुजन ने कि मैंने एक पत्र तैयार किया है, उसमें मैंने मोक थीटा फंक्शन के बारे में लिखा है, ये पत्र हार्डी को भिजवा देना। मोक थीटा फंक्शन, जिस समय बीमार था वो आदमी, उस समय उसने क्या क्या किया, उस बीमारी के समय मोक थीटा जैसे फंक्शन को उसने खोज डाला और लिख कर तैयार कर दिया और हार्डी के नाम वो पत्र लिख दिया। और जितने भी अपने अच्छे अच्छे शोध कार्य थे अपनी पत्नी को बताए कि ये सब मेरे शोध कार्य हैं, आने वाले भविष्य में कभी ना कभी ये सब शोध कार्य तेरे पेट भरने, तेरे जीवन यापन का सहारा बनेंगे। हो सकता है मैं आज तुझे कुछ भी नहीं देकर जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरे सब ये गणित के जितने भी कार्य हैं, ये सब के सब कभी ना कभी तेरे जीवन में ज़रूर काम आएंगे और तेरे जीवन यापन का सहारा बन सकते हैं। इस प्रकार की बातें रामानुजन अपनी पत्नी के साथ करते जा रहे थे। 26 अप्रैल 1920 लगभग दोपहर के बाद का समय आया जब रामानुजन ने इस धराधाम को छोड़ दिया। दुनिया का वो गणितज्ञ जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में तो था ही था, इसके साथ सात समुद्र पार भी गणित के क्षेत्र में उनका डंका बजता था, वो इंसान श्वेत वस्त्र में लिपटा हुआ इस पुण्य भूमि को छोड़कर जा चुका था। यानी 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का देहांत हो गया था। और मानो उस समय के वातावरण में कुछ ऐसा लग रहा हो कि पूरे वातावरण में नामगिरी देवी की कृपा से ही रामानुजन के पूरे शरीर से गणित के सूत्र, गणित के फॉर्मूले, गणित की प्रमेय, गणित ही गणित उस माहौल में छा गई थी, ऐसा लग रहा था। और उनके जीवनी के रचनाकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो वातावरण कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वाकई में नामगिरी देवी के दिए हुए वो सारे फॉर्मूले रामानुजन के शरीर से बाहर निकल रहे हों और रामानुजन ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे थे वो सब हवा के झोंकों से उड़कर सारे के सारे कागजात एक एक करके उस पूरे शरीर पर एक एक छा गए थे। उनका पूरा आंगन उन कागज़ों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि रामानुजन को नामगिरी देवी के दिए हुए सारे सूत्र आज इस ब्रह्मांड में मुक्त रूप से विचरण करने लग गए हैं। बीमारी की उस अवस्था में उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र हार्डी के पास भेज दिए थे जिनका हार्डी ने अपनी एक किताब बनाकर बाद में अन्य गणितज्ञों की सहायता से मिसिंग रामानुजन फॉर्मूला इस नाम से भी अनेक किताबें निकाली। तो प्यारे विद्यार्थियों और सब इस रामानुजन की कड़ी को देखने वाले सभी बंधुओं, हम सब का ये दायित्व बनता है कि ऐसे महान गणितज्ञ को हम आज 26 अप्रैल 2020 को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
मैंने ये कड़ी इसी वजह से शुरू की थी और मैं सोचता हूँ कि रामानुजन को आज ये अंतिम कड़ी हम श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करें और जितने भी गणित के चाहने वाले लोग इस कड़ी को देखें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बातें बताई है वो आप समझें, बार बार सुने, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आपको जहाँ भी इस महान गणितज्ञ के जीवन के बारे में जानकारी मिले वहाँ से अन्य लोगों को आप ज़रूर बताएं। न जाने कितने गुमनामी गणितज्ञ इस देश में पैदा हुए हैं ऐसे ही। मृत्यु के बाद सब परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। शाम होते होते रामानुजन की देह जिस मिट्टी से बनी थी उसी मिट्टी में वापस विलीन हो गई और मानो वैसा इस संसार में कुछ हुआ ही ना हो। इस बात से रामानुजन की पत्नी बड़ी दुखी थी। उनके घर में पूरे परिवार में मानो एक मातम छा गया था और उसके बाद क्या हालत रही होगी उस परिवार की आप कल्पना कर सकते हो। थोड़े समय बाद ही उनके पिताजी का देहांत, उसके थोड़े समय बाद ही उनके एक छोटे भाई का देहांत। जानकी और उनकी माताजी की पहले ही नहीं बनती थी। अब कुछ समय तक जानकी उनसे अलग अपने भाई के पास रही, कुछ समय अपने रिश्तेदारों के यहाँ बिताया, कुछ समय वो अकेली रही, कुछ समय रूम किराए पर लेकर रही। उसके बाद जहाँ वो किराए पर रहती थी वहीं एक गरीब परिवार का एक बच्चा लेकर उसका पालन पोषण किया। गोद लिए हुए पुत्र का पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उन्होंने की। बड़ा होकर वो बच्चा भी एक अधिकारी बना, मगर जानकी की सेवा करने हेतु उस बच्चे ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और जानकी की पूरी शुश्रूषा सेवा की। जिस समय 1994 की बात है, आप में से कुछ लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय भी जानकी भी इस संसार को छोड़कर चली गई। लेकिन जानकी और रामानुजन के जीवन को लेकर जब धीरे धीरे उनका प्रचार हुआ तो हिंदुस्तान की सरकारों ने भी रामानुजन के जीवन को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया। उनके नाम पर कई फेलोशिप चलाई, उनके नाम पर कई बड़े पुरस्कार रखे गए और यहाँ तक कि 22 दिसंबर को जब उनका जन्म दिवस हुआ था, हिंदुस्तान में आज भी 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। आप सबको जानकारी होगी 22 दिसंबर को रामानुजन के जीवन के उपलक्ष्य में गणित दिवस मनाया जाता है। उस दिन गणित के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एबेकस पुरस्कार भी दिया जाता है। वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला। लेकिन हिंदुस्तान की सरकारें भी रामानुजन के जीवन को लेकर बड़ी उत्साहित थी और यहाँ तक कि एक मूर्तिकार, जब जानकी जिंदा थी, उन्होंने हार्डी को एक पत्र लिखा था, मगर हार्डी की तरफ से ना तो जानकी को और ना ही उनकी माताजी को कोई हेल्प नहीं मिल पाई थी। लेकिन मद्रास विश्वविद्यालय उनके परिवार को कुछ सहायता करता था। उधर भारत सरकार ने भी जानकी की पेंशन की व्यवस्था कर रखी थी। कुछ पेंशन जानकी को भारत सरकार की ओर से भी मिलती थी। जब सरकारों को यह मालूम हुआ तो धीरे धीरे सरकारें भी जागरूकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया और रामानुजन के जीवन को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। और हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो पूरे हिंदुस्तान में नामी गिनामी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, उनके कुछ गणित यानी मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने रामानुजन के जीवन पर अपनी किताब भी लिखी, हिंदी में जिसको प्रकाशित करवाया। उन सब का बड़ा योगदान है रामानुजन के जीवन को आगे बढ़ाने में। रामानुजन की पत्नी से जब एक बार एक मूर्तिकार
ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने बताया था कि और तो सब ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मेरी एक परम इच्छा है कि कहीं भी रामानुजन की कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है, इस बात का मुझे बड़ा मलाल है। तो उस मूर्तिकार से सरकारों ने मूर्तियां बनाने का ऑर्डर दिया, मगर वो एक अंग्रेज़ मूर्तिकार था, उसने पहली कंडीशन ये रखी कि अगर मैं उनकी मूर्ति बनाऊंगा तो कम से कम मुझे 3 मूर्तियों के अगर ऑर्डर मिलेंगे तो बनाऊंगा, और एक मूर्ति की कीमत कम से कम 3-4 लाख रुपए है। इस प्रकार भारत सरकार ने भी 3 मूर्तियों का ऑर्डर दिया, और आज वर्तमान में लगभग 10 के आसपास मूर्तियां उनकी बन चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिपार्टमेंट में, भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक डिपार्टमेंट में, अनेक डिपार्टमेंटों में आज उनकी फ़ोटो लगी है। और 22 दिसंबर के दिन तो मानो उनके जीवन को लेकर बड़ी चर्चाएं होती है, और उनके जो पैतृक गांव था, जो उनका पैतृक घर था, वहाँ तो आज मानो एक बड़ा उत्सव आयोजित होता है 22 दिसंबर के दिन। सरकार के लोग भी वहाँ जाते हैं और बड़ी चर्चाएं करते हैं, और जो जानकार लोग हैं वो भी इस विषय पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, रामानुजन के जीवन को आप लोगों तक पहुंचाइए। और भी गणितज्ञ जो गणित के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ाइए, उनको भी प्रमोट करिए। ईर्ष्या से कुछ नहीं हो सकता। आज तक इस देश का भला नहीं हुआ ईर्ष्या से। मुझे क्या आता है, किसी दूसरे को क्या आता है, इसकी तुलना ना करें। किसी से तुलना करने से कुछ नहीं होगा। बस काम करते रहिए, हिंदुस्तान के लिए काम करते रहिए, अपने लिए काम करते रहिए, सबको आगे बढ़ाइए, इसी में सबकी जीत है। तो आज रामानुजन के इस अंतिम समय को मान लीजिए आप, इस अंतिम समय पर आप सब उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। और मेरी आपसे यही आशा है कि आप दिन प्रतिदिन गणित के क्षेत्र में, जो लोग गणित के क्षेत्र के बड़े जागरूक हैं, वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।